नमस्कार साथियों, आज हम बात करें करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें एक प्रश्न है आपके, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए श्रमिकों को काम दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, राजकौशल पोर्टल। राजकौशल पोर्टल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक बेरोजगार हो गए उन श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए पोर्टल शुरू हुआ है और इस पोर्टल पर श्रमिक भी खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और दूसरा जो उद्यमी है या जो उद्योगपति है वो भी यहाँ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ श्रमिक भी पंजीकृत है और उद्यमी भी पंजीकृत है। तो इनको आवश्यकता है श्रमिकों की और इनको आवश्यकता है रोजगार की। तो दोनों की जरूरतें पूरी हो सके इसके लिए राजकौशल पोर्टल बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का टाइम क्या रहा है, अवधि क्या रही है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि हाल ही में इसकी अवधि को बढ़ाया गया है। दिसंबर 2019 से लेकर के मार्च 2024, दिसंबर 19 से लेकर के मार्च 2024 तक इसकी अवधि है और ये ब्याज अनुदान ऋण योजना है। अर्थात इसमें जो भी राशि दी जा रही है, जैसे मान लो कि आपने 25 लाख का लोन लिया है या आपने 1 करोड़ का लिया है या आपने 10 करोड़ का लोन लिया है, तो इसमें अलग अलग राशि पर अलग अलग अनुदान है। जैसे 25 लाख तक का आपने लोन लिया है तो ब्याज में आपको 6% का अनुदान है, उससे ज़्यादा है तो 8% का अनुदान है, फिर उससे ज़्यादा है तो 10% का अनुदान है। तो इस प्रकार से ये ब्याज अनुदान ऋण योजना है ये, ठीक है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी श्रमिक हैं या जो भी उद्यमी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राशि उपलब्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो। इन सारे उद्देश्यों के साथ मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है। इसकी यदि आपको डिटेल देखनी है तो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना पर, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। फिर है MSME वेब पोर्टल शुरू करने वाला राजस्थान कौन सा MSME वेब पोर्टल, MSME वेब पोर्टल शुरू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा स्टेट है? तो राजस्थान देश का पहला स्टेट है जिसने इस प्रकार का नवाचार किया है ताकि हमारे जो लघु उद्योग हैं, हमारे जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिल सके। और जो बिचौलिया वगैरह हैं, जैसे कोई भी MSME शुरू करने वाला व्यक्ति है उसको ऋण वगैरह की ज़रूरत है तो ऑफिसों वगैरह में चक्कर काटे, उससे बढ़िया है कि वो सीधा ही यहाँ आकर के खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकता है और यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद 6 महीने तक 3 साल तक उसको किसी भी प्रकार की NOC वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है ना, ताकि राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा मिले। इस कारण ये इस प्रकार के जो पोर्टल है शुरू किए गए हैं और राजस्थान देश का पहला स्टेट है भाई। फिर है, किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो गीता कुमारी हम सब के लिए गर्व की बात है कि गीता कुमारी को सितंबर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये हैं बाड़मेर से हैं ये। तो आपसे या तो नाम पूछा जा सकता है या किस जिले से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न है, राज्य सरकार ने वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। तो इस कमेटी का जो संयोजक है वो किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर अनुला मौर्य। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर अनुला मौर्य। और अभी कोविड के दौरान डॉक्टर अनुला मौर्य बहुत ही चर्चा में रहे हैं क्योंकि कोविड की जागरूकता को लेकर के, कोविड के मैनेजमेंट को लेकर के इन्होंने सरकार की खूब मदद की है। और ये राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं ये डॉक्टर अनुला मौर्य। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है। फिर है पर्यावरण स्वच्छता के लिए, पर्यावरण
स्वच्छता के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला 2020 का। देखो 2020 और 2021 दोनों के पद्मश्री आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण स्वच्छता के लिए पुरस्कार जो है 2020 का वो मिला है उषा देवी या आपको उषा देवी चोमर, दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है। और ये मूलतः अलवर के हैं। ये इनका जो बचपन है, इनका बचपन मेला उठाने में बीता, लेकिन अब ये स्वच्छता मिशन की जागरूकता को लेकर के बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। इसी कारण इनको 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिर बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल अधिकार के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना की गई है। नेहरू बाल संरक्षण कोष, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के अधिकार, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के नेहरू बाल संरक्षण कोष बनाया गया है। तो इसकी राशि कितनी है? तो इसकी राशि है 100 करोड़। अभी पिछले बजट में विभिन्न प्रकार के कोष बनाए गए थे, तो वो भी विभिन्न प्रकार के कोष नाम से भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है तो। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक राजस्थान में कितने आवास बनेंगे? आप देखें कि ये जो योजना है, इस योजना को शुरू किया गया था 2016 से ये योजना शुरू हुई, और राजस्थान के अंदर 4.31 लाख, ये आंकड़ा आप लोगों से पूछा जा सकता है। 4.31 लाख आवास राजस्थान में बनने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये हमने एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। हमने निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, जो आरएस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसआई के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। यदि आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहें, पूर्णतः निःशुल्क है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आवासन मंडल के द्वारा सिंगापुर के साथ, सिंगापुर कोऑपरेटिव नाम से एक संस्था है सिंगापुर की, उसके साथ मिलकर के हमारा जो आवासन मंडल है वो स्मार्ट सिटी की तर्ज पर राजस्थान में भी स्मार्ट आवासीय योजनाएं बनाई जा रही है ना। तो इसके लिए 2 स्थान चयनित हैं। एक तो केरू, ध्यान रखेंगे आप लोग, एक तो केरू है जोधपुर का, और एक चयनित किया गया है उदयपुर को। केरू, जोधपुर और उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आवासन मंडल भी क्या है कि स्मार्ट आवासीय योजनाएं बना रहा है। तो आपसे स्थान पूछे जा सकते हैं, किसके साथ समझौता किया हुआ है? सिंगापुर कोऑपरेटिव नाम से कोई संस्था है, उससे समझौता किया हुआ है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कितने जिलों में की गई है ना? तो इसका उत्तर होगा आपके 4 जिलों में ये योजना शुरू की गई है। और ये जो 4 जिले हैं वो है कौन कौन से? तो दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं, वहाँ आप देखो कि वहाँ गर्भवती महिलाएं और गर्भ के बाद जो शिशु जन्म लेते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। और आप इसमें देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 4 जिले हैं जिसमें ये योजना शुरू की गई है। आपसे जिलों की संख्या पूछी जा सकती है, निम्न में से कौन सा जिला नहीं है या कौन से जिले हैं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये फिर है पेड बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो आप देखो कि पेड बैंक की स्थापना की गई है उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर की डोडा वाली नाम से ग्राम पंचायत है, और इसकी निचली गुआड़ नाम का गांव है ना। उदयपुर से ये योजना शुरू हुई है। डोडा वाली ग्राम पंचायत का निचली गुआड़ नाम का गांव है, वहाँ से पेड योजना को शुरू किया गया है। और इसमें जो भी आदिवासी महिलाएं हैं
उनको सैनिटरी नैपकिन वगैरह उनको उपलब्ध हो, ताकि महामारी के दौरान जो संक्रमित बीमारियां जो होती है उनसे इनको बचाया जा सके। तो ये आदिवासी महिलाओं और आदिवासी बालिकाओं में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई है ना, पेड बैंक। तो आपसे पूछा जा सकता है सीधा, पेड बैंक जो है कहाँ शुरू किया गया है, तो पेड बैंक शुरू किया गया है उदयपुर से। फिर है समेकित बाल विकास कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं निगरानी एवं मॉनिटरिंग हेतु विकसित किया गया है ना। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम, समेकित बाल विकास कार्यक्रम की निगरानी वगैरह के लिए क्या बनाया गया है, तो आप देखेंगे राज पोषण नाम से एक पोर्टल बनाया गया है। राज पोषण, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि राज पोषण क्या है ना, और अलग अलग प्रकार के यदि ऑप्शन दें तो हम यहाँ तक शायद पहुँचे ही नहीं, है ना। तो एक वेब पोर्टल है जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मतलब सभी प्रकार के बालकों के विकास के जो कार्यक्रम है उनकी निगरानी वगैरह हो, उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। फिर है विद्यालय सुरक्षा एवं किशोर सशक्तिकरण, विद्यालय सुरक्षा व किशोर सशक्तिकरण, किशोर सशक्तिकरण के लिए बाल मित्र पुलिस योजना शुरू की गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाल मित्र पुलिस योजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये योजना शुरू की गई है डूंगरपुर से। ये पूछा जा सकता है कि किसके सहयोग से है, तो यूनिसेफ के सहयोग से ये योजना डूंगरपुर के अंदर चल रही है। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। फिर है सरकारी सेवाओं में विशेष योग्यजन या दिव्यांग योग्यजन के लिए जो आरक्षण है वो 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया गया है ना। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो किया गया है वो किसके तहत किया गया है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम 2018, राजस्थान दिव्यांग नियम, राजस्थान दिव्यांग नियम 2018 के तहत ये किया गया है कि आरक्षण जो है उनका सरकारी सेवाओं में 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के आरक्षण के लिए आय की सीमा क्या है, जिसको अपने EWS बोलते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आप देखो केंद्र सरकार के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने केवल एक प्रावधान किया हुआ है, 8 लाख की आय सीमा। यदि कोई परिवार जिसकी इनकम 8 लाख से कम है तो वो EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकता है, और EWS को जो सरकारी सेवाएं हैं इनमें 10% का आरक्षण दिया गया है। फिर है कोविड संक्रमण से ग्रस्त रोगियों व हाई रिस्क ग्रुप के व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, तो मिशन लिसा, मिशन लिसा शुरू किया गया है। मिशन लिसा का मतलब है, मिशन लिसा का मतलब रहेगा, मिशन का तो मिशन आ जाएगा, मिशन इस ली से लाइफ और इस सा से सेविंग, ये इसका पूरा नाम है ना। मिशन लिसा, मिशन लाइफ सेविंग मतलब कोविड यदि किसी को हो गया है कोविड, तो कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड के जो करेक्टर होते हैं उनसे भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो पोस्ट कोविड से लोगों की जो मृत्यु हो रही है इस रेट को कम किया जाए, और लोगों में जो संक्रमण हो रहा है इस संक्रमण की दर को भी कम किया जाए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मिशन लिसा मतलब मिशन लाइफ सेविंग मिशन जो है ये सरकार के द्वारा चलाया गया है, सरकार के चिकित्सा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। फिर है प्रदेश का पहला स्किन बैंक। तो अभी हमने देखा कि पहला जो पेड बैंक है, पहला पेड बैंक चल रहा है उदयपुर के अंदर, और पहला जो स्किन बैंक है ये शुरू हुआ है जयपुर में, और स्किन बैंक जयपुर में शुरू हुआ है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि भाई कोई भी जैसे जलने वाली जो घटनाएं होती है ना, तो जलने वाली घटनाओं में ऊपर की स्किन वगैरह जल जाती है तो उनको वापस प्रत्यारोपित किया जा सके, इसके लिए स्किन बैंक है भाई। एक पिछला जो पेपर मैंने सोल्व करवाया था, पिछले पेपर सोल्व में हमने ये बात की थी कि ओलंपिक जो खेल हैं, ओलंपिक खेलों के जो विजेता हैं उनमें यदि कोई गोल्ड मेडल जीत के आएगा ना तो उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और यदि रजत है
तो 2 करोड़ और ब्रॉन्ज है तो 1 करोड़ की बात है ये, ठीक है। कई स्टूडेंट लिख रहे थे लाख लाख लाख, लाख नहीं है, करोड़ की बात है वो। फिर आप देखो अगला जो प्रश्न है, जल मिशन जो योजना है, जल मिशन योजना में सेंटर और स्टेट का अनुपात क्या है? 50:50, ठीक है। जल मिशन जो योजना है इसके तहत प्रत्येक घर को नल के द्वारा जल पहुंचाया जाए, ये योजना है। और इसमें सेंटर और स्टेट का जो अनुपात है 50:50 है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें अनुपात 60:40 है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा अलग है, तो 50:50 है ये। फिर है राजस्थान में कितने जिलों की शहरी आबादी 50% से ज़्यादा है? तो केवल 2 ही ज़िले हैं राजस्थान के जिनकी शहरी आबादी 50% से ज़्यादा है। एक तो कोटा है और एक है जयपुर। कोटा में हम देखते हैं कि 60% से ज़्यादा आबादी शहरी है और जयपुर के अंदर 52% से ज़्यादा जो आबादी है वो शहरी है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके अजमेर, फिर आता है जोधपुर और फिर आता है बीकानेर, ठीक है। ये सर्वाधिक शहरी आबादी वाले ज़िले हैं। तो ये नहीं पूछ करके ये पूछा जा सकता है कि 50% से ज़्यादा शहरी आबादी कितने ज़िलों की है? तो केवल 2 ही ज़िलों की आबादी है जो 50% से ज़्यादा है। जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि राजस्थान में 2020-21 के अंदर कितने ज़िलों में अकाल रहा है? तो 6 ज़िलों में अकाल रहा है, ये हमने बात की। फिर आप देखें कि वर्तमान में विधायक कोष रखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखें कि अब जो विधायक कोष है वो 5 करोड़ कर दिया गया है। ध्यान रखना इस बात का, है ना। अब आप लोग ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को जो राजस्थान की विधानसभा की जो साइट है वहाँ जाकर के भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि अब जो विधायक कोष है वो 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले 2.25 करोड़ हुआ करता था, अब 5 करोड़ एक साल, कोई भी विधायक एक साल के अंदर 5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो खर्च करने की अनुशंसा कर सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर। फिर है स्मार्ट विलेज योजना का मतलब है कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाए या गांवों को शहरों की तरह बनाया जाए विकास के दृष्टिकोण से। तो स्मार्ट विलेज योजना किन गांवों में लागू होगी? जिन गांवों की आबादी 3000 से ज़्यादा है, ठीक है। जिन गांवों की आबादी 3000 से ज़्यादा है उनको स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट करने की बात है। फिर है नवीनतम आपके प्रश्न रहा ये, नवीनतम कृषि गणना के अनुसार जोतों की संख्या। तो नवीनतम कृषि गणना के अनुसार जोतों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। जो जोत हैं, जोतों की संख्या बढ़ी है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जोत का आकार छोटा हो गया है। जोत का आकार छोटा होने के कारण जोतों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। फिर है कृषि और संबंधित क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है? तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों का जो योगदान है वो 30% के आसपास है। इस पे डिटेल से मैंने वीडियो बना रखा है, कृषि का योगदान कितना है, उद्योगों का योगदान कितना है। आप लोगों को यदि आवश्यकता है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और मंथन के सारे जो वीडियो हैं अभी जो सितंबर में एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो वीडियो हैं बहुत नए वीडियो हैं सारे के सारे। क्योंकि हम लोग 1 साल का करंट पढ़ते हैं तो मंथन के जो वीडियो हैं वो 1 साल को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि आपको ज़रूरत है तो आप लोग देख सकते हैं। और पूरे जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF रखी हुई है, आप वो वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं उसकी। फिर है छात्रों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सभी सरकारी स्कूलों में नो बैग डे, ये भी प्रश्न पूछा गया था कहीं, वहाँ से लिया गया है सीधा ये नो बैग डे। तो शनिवार को नो बैग डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि शनिवार को बच्चों को बैग लेकर के नहीं आना है भाई, वहाँ आकर के उनको वर्बली उनको सिखाया जाएगा या उनसे कोई शारीरिक क्रियाएं करवाई जाएगी या उनसे अंताक्षरी वगैरह उनको खिलवा दिया जाए या उनसे पहेलियाँ पूछी जाए, है ना। तो इस प्रकार का प्रयास है सरकार का। आपसे पूछा जा सकता है कि नो बैग डे कौन से दिन को रखा गया है? तो सैटरडे को नो बैग डे रखा गया है।
फिर प्रश्न है नेशनल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेशनल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है ना? तो राजस्थान का इसके अंदर दूसरा स्थान है। पहला स्थान हरियाणा का है और राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। हम सबके लिए अच्छी बात है कि अभी हमारा राजस्थान जो है वो लोक सुविधाओं को बढ़ा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर है अनाथ व बेसहारा बच्चों को 16 वर्ष की आयु पूरी करने पर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो 16 वर्ष की आयु पूरी कर ले और बच्चे समाज की मुख्य धारा में आ जाए, इसके लिए समर्थ योजना है। और इस योजना में ये किया जा रहा है कि बच्चा यदि 16 वर्ष की आयु को पूरी कर लेता है तो उसके बाद उसको प्रशिक्षण दिया जाता है ना। और जिस भी उद्योग का वो प्रशिक्षण वगैरह ले रहा है उसको ऋण दिया जाता है और उसको तकनीकी या अन्य जिस भी परामर्श की जरूरत है वो परामर्श उसको दिया जाता है। तो ये जो बातें हैं ये बातें समर्थ योजना के अंतर्गत है। फिर है निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो निशा कंवर जो है ये क्रोएशिया में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप जो है निशानेबाजी का, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो पैरा खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी से संबंधित है ये। फिर है स्वाति राठौड़ जिसने गणतंत्र पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। स्वाति राठौड़ ये महिलाओं के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जो भी हाल ही की जो चर्चित महिलाएं हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के यदि आपको ज़रूरत है तो देख सकते हैं आप। स्वाति राठौड़ की यदि हम बात करें तो ये फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है और इनका संबंध नागौर से है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं। अब तक 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप भी यदि टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। मिलकर के अच्छा प्रयास करते हैं ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें।